अपने ही यूट्यूब चैनल में। और हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री का आगे का जो चैप्टर्स है उसको डिस्कशन करेंगे, और उसमें अगला चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1918 या 1919 कह सकते हैं, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, द एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। इसमें देखेंगे कि कैसे नरम दल की याचना वाले काल के बाद गरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट फेज का जो है उदय होता है। पूरी कहानी क्या है, एक एक बिंदु को आसानी से और सहजता से समझेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो पहले तो सवाल ये उठता है कि उग्र राष्ट्रवाद यानी गरम दल क्या है और इसका उदय कैसे हुआ। तो 19वीं शताब्दी थी, इसके आखिरी सालों में विशेषकर 1890 के बाद भारत में एक नई सोच ने जन्म लिया, और 1905 आते आते इस सोच ने पूरे देश को अपने आगोश में ले लिया। सीधे शब्दों में कहें तो जब नरम दल की हाथ जोड़ने और प्रार्थना पत्र भेजने की नीति से अंग्रेजों पर कोई असर नहीं पड़ा, तो वे अपनी मनमानी करते रहे, तब भारतीयों का इस संवैधानिक तरीके से भरोसा उठ गया। युवाओं के मन में यह बात बैठ गई कि आज़ादी मांगने से नहीं बल्कि छीनने और संघर्ष करने से मिलेगी। इसी जुझारू भावना को उग्र राष्ट्रवाद, मिलिटेंट नेशनलिज्म कहा गया। कांग्रेस के भीतर ही एक ऐसा गुट तैयार हुआ जो इस विचार का कट्टर समर्थक था। उनका साफ कहना था कि कांग्रेस का लक्ष्य केवल छोटे मोटे सुधार नहीं बल्कि स्वराज होना चाहिए, जिसे हम अपनी ताकत और आत्मविश्वास के बल पर हासिल करेंगे। इसी गुट को गरम दल या उग्रवादी कहा गया। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के 9 मुख्य कारण है, रीजन फॉर द राइज। ठीक है, तो अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों और बदलते वैश्विक परिदृश्य ने इस नई विचारधारा को जन्म दिया। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। तो पहला कारण है अंग्रेजी राज्य के असली और शोषक स्वरूप की पहचान हो गई। तो नरम दल के नेताओं जैसे दादा भाई नौरोजी ने यह तो साबित कर ही दिया था कि अंग्रेज जो है वो भारत को कंगाल बना रहे हैं। अब जागरूक भारतीयों को समझ आ गया कि अंग्रेजों से किसी भलाई की उम्मीद रखना बेकार है। अकाल और प्लेग की त्रासदी भी आ गई 1896 से 1900 के बीच। इस दौरान जो है देश में भयानक अकाल दुर्भिक्ष पड़ा, जिसमें 90 लाख से ज्यादा लोग भूख से तड़प कर मर गए। इसके बाद दक्षिण भारत में जानलेवा प्लेग महामारी फैल गई, जिससे हजारों मौतें हुई। अंग्रेजों की क्रूर उदासीनता, जब लोग मर रहे थे तब अंग्रेज अफसर चैन की बंसी बजा रहे थे, जनता की मदद करने के बजाय उनके अधिकार छीनने में लगे हुए थे। इससे जनता का प्रशासन से पूरी तरह मोहभंग हो गया। दूसरा कारण था अधिकारों को छीनने की ब्रिटिश चाल। 1892 से 1904 की घटना है। राष्ट्रवादियों को एहसास हुआ कि ब्रिटिश सरकार अधिकार देने के मूड में नहीं बल्कि थोड़े बहुत जो अधिकार हमारे पास है वो भी छीनना चाहती है। इसे साबित करने के लिए उस दौर की 6 दमनकारी घटनाएं उत्प्रेरक कैटलिस्ट बनी। 1892 का काउंसिल एक्ट, राष्ट्रवादियों ने इसकी हवा निकाल दी और कहा कि यह पूरी तरह फेल और खोखला कानून है। 1897 में नाटू भाइयों का निष्कासन, पुणे के नाटू भाइयों को बिना कोई मुकदमा चलाए जबरन देश से निकाल दिया। ठीक है, इसी साल बाल गंगाधर तिलक और अन्य नेताओं को राष्ट्रद्रोह के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लंबी सजा दी गई, जिससे जनता और भड़क उठी। 1898 का कानून भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124 ए के यानी राष्ट्रद्रोह को और ज्यादा खतरनाक बना दिया तथा एक नई दमनकारी धारा 156 ए जोड़ दी गई। 1899 का कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट, जिसके जरिए कलकत्ता नगर निगम में चुने हुए भारतीय सदस्यों की संख्या घटा दी गई। वहां अंग्रेजों का कब्जा बना रहे इसीलिए 1904 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, कार्यालय गोपनीयता कानून, ठीक है, इसके जरिए अखबारों प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोट दिया गया ताकि कोई सरकारी नीतियों के खिलाफ न लिख सके। समझ गए? चलिए, अब 1904 का ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, जिसके जरिए देश की यूनिवर्सिटीज पर सरकारी नियंत्रण कड़ा कर दिया गया। सरकार को यूनिवर्सिटी की सीनेट द्वारा पास प्रस्तावों पर वीटो यानी निषेध अधिकार की ताकत दे दी गई ताकि छात्र राजनीति और राष्ट्रवाद को दबाया जा सके। सांस्कृतिक विनाश, अंग्रेजों ने आम जनता की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा और तकनीकी यानी टेक्निकल शिक्षा
की पूरी तरह उपेक्षा की, जिससे समाज पिछड़ता गया। तीसरा कारण रहा भारतीयों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि। शुरुआती नेताओं की मेहनत भारतीयों के भीतर डर खत्म करने लगा था। बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल ने जनता से चीख चीख कर कहा कि अपनी ताकत को पहचानो। अब यह बात हवा में तैरने लगी थी कि जब देश की आम जनता मासेज इस आंदोलन से नहीं जुड़ेगी, तब तक आज़ादी का लक्ष्य हासिल करना नामुमकिन है। चौथा कारण था शिक्षा का विकास और बेरोजगारी का तर्का। देश में जैसे जैसे पश्चिमी शिक्षा फैली, लोग जागरूक तो हुए, लेकिन साथ ही देश में बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी तेजी से बढ़ गई। पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही थी, क्योंकि अंग्रेज केवल अपने लोगों को पाल रहे थे। इन पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं ने अपनी इस दयनीय हालत के लिए सीधे अंग्रेजी हुकूमत और औपनिवेशिक शासन को जिम्मेदार माना। पर अभी हमारे देश में कोई किसी को नहीं मानता जिम्मेदार। हम लोग बेरोजगार हैं, कोई दिक्कत नहीं, रहेंगे। वे पश्चिमी इतिहास के लोकतंत्र, क्रांति और राष्ट्रवाद के विचारों को पढ़ चुके थे, इसीलिए वे इस विदेशी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए गरम दल की तरफ झुक गए। पांचवा कारण था अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का जादुई असर। यूरोप की अजेयता का भ्रम जो है टूट गया। इस दौर में दुनिया की कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं ने भारतीयों के मन में अंग्रेजों का खौफ हमेशा के लिए निकाल दिया। 1868 के बाद जापान का उदय हुआ। एक छोटे से एशियाई देश जापान ने बिना किसी विदेशी मदद के खुद को एक विशाल औद्योगिक और सैन्य शक्ति में बदल लिया। इसने नरम दल के उस भ्रम को तोड़ दिया कि भारत विकास के लिए ब्रिटेन की छत्र छाया जरूरी है भारत के विकास के लिए। 1896 में इथोपिया की जीत। अफ्रीका के एक छोटे और गरीब देश इथोपिया ने यूरोप के शक्तिशाली देश इटली की सेना को धूल चटा दी। बोअर युद्ध 1899 से 1902। दक्षिण अफ्रीका के बोअर युद्ध में स्थानीय लोगों ने ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। वहीं 1905 में जापान द्वारा रूस पर जो विजय प्राप्त की गई, यह इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। यह छोटे से एशियाई देश जापान ने दुनिया के सबसे बड़े यूरोपीय साम्राज्य रूस को युद्ध में हरा दिया। इस घटना ने गोरी चमड़ी यूरोपीय अजेयता के मिथक यानी झूठ को तार तार कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैश्विक क्रांतियां। इसके अलावा जो है आयरलैंड, रूस, मिस्र, फारस, ईरान और चीन के क्रांतिकारी आंदोलन ने भारतीयों को भरोसा दिलाया कि अगर पूरा देश एकजुट होकर सड़क पर उतर आए तो विदेशी गुलामी से मुक्ति पक्की है। छठा कारण था पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया। भारतीय समाज और संस्कृति पर लगातार बढ़ते पश्चिमी प्रभाव से नए राष्ट्रवादी नेता बेहद चिंतित थे। उन्हें डर था कि हमारी महान संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति में विलीन न हो जाए। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों ने भारतीयों को जगाया। उन्होंने वैदिक और भारतीय संस्कृति की महानता का बखान करके पश्चिमी श्रेष्ठता के घमंड को चूर चूर कर दिया। उन्होंने भारतीयों के मन से हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से निकाल दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने डंके की चोट पर घोषणा की थी कि भारत भारतीयों के लिए है। सातवां कारण था उदारवादियों यानी नरम दल की उपलब्धियों से गहरा असंतोष। नरम दल की 15 से 20 साल की जो राजनीति थी, उससे युवा राष्ट्रवादी बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। वे कांग्रेस की क्षमा याचना, शांतिपूर्ण विरोध की नीति के घोर विरोधी बन चुके थे। उनका मानना था कि गिरगिराने से साम्राज्यवादी कभी देश छोड़कर नहीं जाएंगे। गरम दल के नेताओं ने नरम दल की इस नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, भीख मांगना का नाम दिया। आठवां कारण है लॉर्ड कर्जन की दमनकारी और अहंकारी नीतियां। वायसराय लॉर्ड कर्जन का भारत में 7 साल का शासनकाल शिष्टमंडलों और भूलों और आयोगों के कुख्यात के लिए जाना जाता है। कर्जन ने भारतीयों के घावों पर नमक छिड़कते हुए साफ कह दिया कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है और कांग्रेस को मन के उद्गार यानी भ्रास निकालने वाली संस्था कहा।
उसके दमनकारी कानूनों कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट ने आग में घी डालने का काम कर दिया। जब 1905 में उसने बंगाल का विभाजन किया तो भारतीयों का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। इसके विरोध में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन चला। विदेशों का सामान जो है उसका बहिष्कार किया गया और इस तरह के बहिष्कार का जो है एक तूफान खड़ा हो गया। नौवां कारण है जुझारू एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा और प्रशिक्षित नेतृत्व का आना। 20वीं सदी की शुरुआत में देश को ऐसा जुझारू नेतृत्व मिला जिसने राजनीति को ड्राइंग रूम से निकालकर सड़कों पर ला खड़ा किया। इस विचारधारा के मुख्य स्तंभ थे बंगाल में राजनारायण बोस, अश्वनी कुमार दत्त, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पॉल, महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री, चिप लूनकर और बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय। इन सबसे बड़ा योगदान लोकमान्य तिलक का था। उन्होंने अंग्रेजी में मराठा और मराठी में जो है मराठी भाषा में केसरी अखबार चलाकर भारतीयों को जुझारू राष्ट्रवाद का कहरा जो है यानी अ आ इ जो हम लोग सीखते हैं शुरू में कहरा क ऐसे करके वो सिखाया, एकदम बेसिक चीज। उन्होंने साफ कहा कि आज़ादी बलिदान मांगती है। अब आगे बढ़ते हैं। गरम दल की विचारधारा के 5 मूल सिद्धांत। इस जुझारू विचारधारा के कोर सिद्धांत ये थे कि जिन्हें आपको याद रखना है ये भी याद रखिए, ठीक है। विदेशी शासन से नफरत, पहला विचारधारा। अंग्रेजों से किसी भी तरह के सुधार की उम्मीद रखना वक्त की बर्बादी है। उद्धार केवल भारतीय खुद कर सकते हैं। दूसरा, लक्ष्य सिर्फ स्वराज। आंदोलन का एकमात्र अंतिम पूर्ण जो लक्ष्य है वो स्वराज होना चाहिए। जन भागीदारी में क्या, राजनीतिक आंदोलन में आम जनता की सीधी और सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। वहीं गुण, हर भारतीय के भीतर निडरता, आत्मत्याग, देश प्रेम, आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। संघर्ष, अपनी हीन दशा को दूर करने और आज़ादी पाने का एकमात्र रास्ता अंग्रेजों के खिलाफ करा संघर्ष, ठीक है। तो ये उनके गरम दल की विचारधारा के 5 मूल सिद्धांत थे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इतिहास। 3 सबसे बड़े विचार हैं, जो कि 3 बड़े विचार हैं जिसको परीक्षा में अति महत्वपूर्ण माना जाता है, पूछ देता है अक्सर। तो स्वामी विवेकानंद का विचार है कि यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वो है दुर्बलता, कमजोरी। हमें हर प्रकार की कमजोरी, दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है। वहीं बाल गंगाधर तिलक कहते हैं बदलते दौर पर कि आज के उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट कल के उदारवादी मॉडरेट्स बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के कराची क्रॉनिकल उग्रवादी थे, यानी समय के साथ राजनीति बदलती रहती है। वहीं कराची क्रॉनिकल अखबार ने कहा 18 जून 1905 को लेख लिखा कि एक एशियाई ने जो किया वैसे दूसरे भी कर सकते हैं। यदि जापान रूस की पिटाई कर सकता है तो भारत भी ब्रिटेन को उसी तरह पीट सकता है। ब्रिटेन को हमें समुद्र में फेंक देना चाहिए और अपनी ताकत के अनुरूप हमें जापान की तरह संसार की प्रमुख शक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया भी आई इस पे। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए फूट डालो राज करो का दूसरा फेज शुरू कर दिया। शुरुआत में 1885 में अंग्रेजों को लगा था कि कांग्रेस उसके काम आएगी, लेकिन रवैया सहयोगात्मक था, ठीक है। इसलिए पहले जो रवैया था अंग्रेजों का वो सहयोगात्मक था, सहयोग करने वाला। लेकिन 1887 के बाद जब कांग्रेस ने उनकी आर्थिक लूट का पर्दाफाश शुरू किया तो अंग्रेजों के तेवर बदल गए। गालियां देना शुरू कर दिया उन्होंने। वे राष्ट्रवादियों को राजद्रोही, ब्राह्मण और देशद्रोही जो है कहने लगे। लॉर्ड डफरिन ने इसे बागी संस्था कहा कांग्रेस को। लॉर्ड कर्जन ने इसकी मौत की कामना की कि एक दिन कांग्रेस डूब जाए, लड़खड़ाते हुए अपने अंतिम जो भी यात्रा पे निकल जाए, ठीक ऐसा कुछ उन्होंने कहा।
फिर आगे सांप्रदायिक कार्ड खेला अंग्रेजों ने। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह को भड़काया। इन दोनों ने मिलकर कांग्रेस के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की। फूट डालो, अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच नफरत के बीज बोए। साथ ही कांग्रेस के भीतर नरम दल के नेताओं को गरम दल के खिलाफ भड़काने का हर मुमकिन कोशिश किया। लेकिन राष्ट्रवाद का जो पौधा शैशव काल यानी बचपन से निकलकर अब युवा हो चुका था, उसे अंग्रेज कुचल नहीं पाए। ठीक, बाकी ये उंगलियों पर याद रखने के लिए थोड़ा सा समरी टेबल है, उसको देख लीजिए आप लोग। तो मुख्य बिंदु है, क्रक्स याद रखने योग्य जो बातें हैं। तो कालखंड है 1905 से लेकर 1919, उग्र राष्ट्रवाद का उदय का पहला चरम, ठीक है, पहला दौर। त्रिमूर्ति कहे जाते थे लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, बिपिन चंद्र पॉल बंगाल से, और साथ में अरविंद घोष भी थे इनके साथी। गरम दल के सब नेता हैं। तिलक के समाचार पत्र केसरी मराठी भाषा में था और मराठी जो है वो अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है, मराठा। ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट आता है 1905 का बंगाल का विभाजन जो 1905 में, और दूसरा टर्निंग पॉइंट है 1905 में जापान द्वारा रूस की हार। मूल अंतर, नरम दल संवैधानिक सुधार और प्रार्थना चाहते थे, वहीं गरम दल जो है आत्मनिर्भरता, स्वदेशी बहिष्कार और पूर्ण स्वराज चाहता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन और अंग्रेजों की चाल और असली सच। तो दिसंबर 1903 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटने की सार्वजनिक घोषणा की। अंग्रेजों का बहाना, दिखावे की तर्क। अंग्रेज सरकार के गृह सचिव H.H. रीजले ने 1904 में सरकार को एक पत्र लिखा और तर्क दिया कि बंगाल की आबादी बहुत बड़ी है, लगभग 7 करोड़ 80 लाख 98 मिलियन। इतनी बड़ी आबादी होने के कारण एक ही गवर्नर के लिए ये प्रशासनिक कामकाज जो है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो संभालना मुश्किल हो गया है। रिजले का असली जो कुटिल विचार था 1904 में, वो था कि संयुक्त बंगाल एक बहुत बड़ी शक्ति है। बंगाल को विभाजित करने से हमें कई राजनीतिक लाभ होंगे। यदि हम अपने इस मुख्य कांटे यानी बंगाल को विभाजित कर देते हैं तो हमारे शासन का विरोध करने वाला एक प्रमुख निकाय स्वतः ही कमजोर हो जाएगा। अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी, रियल इंटेंशन? तो प्रशासनिक असुविधा की बात सिर्फ एक मुखौटा थी, असली मकसद था भारतीय राष्ट्रवाद के सबसे मजबूत केंद्र यानी बंगाल को कुचलना। अंग्रेजों ने बंगालियों को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए 2 तरह से जाल बुना। पहला तो भाषा के आधार पर भाषाई विभाजन। अंग्रेजों ने नक्शा इस तरह बदला कि मूल बंगाली भाषी लोग जो है अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी बन जाए। ठीक, नए पश्चिमी बंगाल में बंगाली बोलने वाले सिर्फ 1 करोड़ 70 लाख बचे, जबकि हिंदी और उड़िया बोलने वालों की संख्या 3 करोड़ 70 लाख कर दी गई। दूसरा था धर्म के आधार पर सांप्रदायिक विभाजन। यह उनकी फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे गंदा खेल था। उन्होंने बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा। एक तो पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र, यहाँ कुल 5 करोड़ 40 लाख की आबादी में 4 करोड़ 20 लाख हिंदू थे, और पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र, इसमें असम को जोड़कर एक नया प्रांत बनाया गया जहां कुल 3 करोड़ 10 लाख की आबादी में 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान थे। तो मुसलमानों को रिझाने की चाल भी चली कर्जन ने। क्या चाल था? तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने खुद, ठीक है, खुद ढाका, अब बंगाल में, ठीक है, बांग्लादेश में खुद गया और वहां के मुसलमानों को लालच देते हुए कहा कि ढाका एक नए मुस्लिम बहुल प्रांत की राजधानी बनेगा। इससे मुसलमानों में वैसी ही एकता ठाट बाट वापस आएगी जैसा कभी मुगल शासकों के समय हुआ करती थी। अंग्रेजों का साफ मकसद था कि कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए मुस्लिम संप्रदाय कम्युनलिज्म को हवा दी जाए। ठीक है। दूसरा, उदारवादियों नरम दल द्वारा विरोध का पहला चरण 1903 से 1905। ठीक, शुरुआत में 1903 से 1905 के बीच इस विभाजन का विरोध करने की कमान नरम दल के नेताओं के हाथ में थी, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा, कृष्ण कुमार मित्र और पृथ्वीश चंद्र राय प्रमुख थे। उनके तरीके क्या थे? उन्होंने पारंपरिक
शैली में सरकार को प्रार्थना पत्र सौंपे, विरोध सभाएं की, निंदा प्रस्ताव पास किए। उन्होंने अपने प्रसिद्ध अखबारों हितवादी, संजीवनी और बंगाली के जरिए लेख लिखकर अंग्रेजों की पोल खोली। उनका उद्देश्य भारत और इंग्लैंड के पढ़े लिखे समाज में एक ऐसा जनमत पब्लिक ओपिनियन तैयार करना था जिससे ब्रिटिश सरकार दबाव में आकर अपना फैसला बदल ले। ठीक, आंदोलन का अचानक भड़कना। अब आंदोलन भड़कता है 7 अगस्त से 16 अक्टूबर 1905 के बीच। नरम दल के विरोध को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अंग्रेजों ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन के अंतिम निर्णय की घोषणा कर दी। इस घोषणा ने पूरे बंगाल में बारूद का काम किया। 7 अगस्त 1905 आंदोलन का शंखनाद बजा। कलकत्ता के ऐतिहासिक टाउन हॉल में एक बहुत बड़ी अभूतपूर्व जनसभा हुई। इसी सभा में पहली बार बहिष्कार प्रस्ताव, बाइकॉट रेजोल्यूशन पास किया गया। यहीं से स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। इसके बाद नेता गांवों और कस्बों में फैल गए। लोगों से मैनचेस्टर के बने कपड़े और लिवरपूल के बने नमक का पूरी तरह बहिष्कार करने की अपील की। 16 अक्टूबर 1905 विभाजन का काला दिन। यह वह तारीख थी जब बंगाल विभाजन कानूनी रूप से लागू हो गया। पूरे बंगाल ने इस दिन को शोक दिवस, डे ऑफ मॉर्निंग के रूप में मनाया। गंगा स्नान और पद यात्रा। लोगों ने उपवास व्रत रखा, सुबह सुबह पवित्र गंगा में स्नान किया, नंगे पांव सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए जुलूस निकाला। यही वंदे मातरम आगे चलकर पूरे देश की आज़ादी का मुख्य मंत्र बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राखी दिवस भी मनाया गया, यूनिटी सिंबल। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर दोनों बंगाल, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखियां बांधी, यह दिखाने के लिए कि अंग्रेज भले ही धरती बांट दें लेकिन वे भारतीयों के दिलों को अलग नहीं कर सकते। ऐतिहासिक जनसभा हुई। इस दिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें आंदोलन चलाने के लिए तुरंत 50,000 रुपए का फंड इकट्ठा हो गया। ठीक, बंगाल से बाहर आंदोलन का विस्तार। यह आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा बल्कि बिजली की गति से देश के अन्य हिस्सों में फैल गया। पुणे और बम्बई, महाराष्ट्र यानी बाल गंगाधर तिलक, पंजाब लाला लाजपत राय, अजीत सिंह शहीद भगत सिंह के चाचा, और दिल्ली में सैयद हैदर रजा, मद्रास दक्षिण भारत में चिदम्बरम पिल्लई। कांग्रेस के भीतर रार, नरम दल बनाम गरम दल। इस आंदोलन ने कांग्रेस के भीतर की अंदरूनी फूट को भी सतह पर ला दिया। 1905 का बनारस का अधिवेशन होता है जिसमें अध्यक्ष होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने कर्जन की नीति पर थू और स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन मतभेद यहीं से शुरू हो गया। गरम दल तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष का सोचना, वे चाहते थे कि इस आंदोलन को बंगाल से बाहर पूरे देश में फैलाया जाए और इसे सिर्फ कपड़ों के बहिष्कार तक न रखकर अंग्रेजों के खिलाफ एक पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम बना दिया जाए। वहीं नरम दल का सोचना था कि वो इसे सिर्फ बंगाल तक केवल आर्थिक बहिष्कार तक ही सीमित रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या होता है? 1906 का कलकत्ता अधिवेशन होता है, तो इसमें और विवाद बढ़ जाता है। अध्यक्ष पद को लेकर झगड़ा होने लगता है। तब तक रास्ता निकालते हुए बुजुर्ग नेता दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष कौन? दादा भाई नौरोजी। ठीक, तो दादा भाई ने कांग्रेस के मंच से पहली बार घोषणा किया कि कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश उपनिवेशों की तरह स्वशासन यानी स्वराज हासिल करना है। लेकिन वैचारिक मतभेद थमे ही नहीं। अंततः 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो धड़ों में, नरम दल और गरम दल में टूट गया, जिसका स्वदेशी आंदोलन पर बुरा असर पड़ा। गरम दल उग्र नेतृत्व के तहत आंदोलन का नया रूप 1906 के बाद कैसा रहा? तो 1905 के बाद आंदोलन की कमान पूरी तरह गरम दल के हाथों में आ गई, क्योंकि नरम दल की नीतियों से कोई ठोस नतीजा निकला ही नहीं। अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर बर्बर दमन चक्र शुरू कर दिया। छात्रों को पीटा गया, वंदे मातरम गाने वाले पर बैन लगा दिया गया, नेताओं को जेल भेज दिया गया, प्रेस को कुचल दिया गया। आंदोलन के नए और जुझारू तरीके निकाले गए। पहला, विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार। केवल कपड़ों का ही नहीं बल्कि विदेशी नमक, चीनी, विदेशी बनी चीज़ों का इस्तेमाल, होने वाली शादियों का भी बहिष्कार।
किया गया। ब्राह्मणों ने ऐसी शादियों में फेरे कराने से मना कर दिया और धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से भी मना कर दिया। जगह जगह विदेशी सामानों की होली जलाई गई, समझ गए, जो भी ब्रिटिश या बाहरी चीजों से जुड़ा हुआ था। दूसरा, सरकारी तंत्र को ठप करना। अरविंद घोष ने जनता से आह्वान किया कि शासन के संचालन को पूरी तरह अवरोध यानी ब्लॉक कर दो, ऐसे काम से दूर रहो जिससे इंग्लैंड के व्यापार को फायदा होता हो और भारत का आर्थिक शोषण होता हो। नेताओं ने स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, सरकारी नौकरियों के बहिष्कार की अपील की। अरविंद घोष का अमर विचार है, राजनीतिक स्वतंत्रता ही किसी भी राष्ट्र की जीवन सांस यानी लाइफ ब्रेथ होती है। ठीक, आगे क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन के बहुआयामी प्रभाव हुए, इम्पैक्ट हुआ। इस आंदोलन ने भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को पूरी तरह बदल दिया। कैसे? तो पहला है स्वसेवी संगठनों और समितियों का गठन करके। जनता को जागरूक करने के लिए कई कमेटियां बनी। इसमें सबसे प्रसिद्ध थी बारी साल, अब बांग्लादेश में, अश्वनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति। ठीक है, तमिलनाडु तिरुनेलवेली में B.O. चिंदरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा ने स्वदेशी संगम नाम की कमेटी बनाई। ये समितियां अकाल और महामारी के समय लोगों की मदद करती थी, स्वदेशी गीत गाती थी और लोगों को नैतिक व शारीरिक ट्रेनिंग देती थी। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या था? पारंपरिक उत्सवों का राजनीतिक इस्तेमाल। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव शुरू किए थे। वे अब बंगाल में भी स्वदेशी के प्रचार का मुख्य जरिया बन गए। लोक कलाओं और पारंपरिक थिएटर यात्रा के जरिए गांवों तक राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचाया गया। और क्या थे तरीका? तो तीसरा तरीका था स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन। अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार हुआ तो भारतीयों ने अपने संस्थान खोले। रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोला गया। अरविंद घोष इसके पहले प्रिंसिपल प्रधानाचार्य बने। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना। होनहार छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए जापान भेजने की भी व्यवस्था की गई। आगे क्या हुआ? आगे भी तरीके थे। तो चौथा तरीका, स्वदेशी उद्योग धंधों को बढ़ावा, इकोनॉमिक बूस्ट देना। तो विदेशी सामान बंद हुआ तो भारतीय उद्योगों की बाढ़ आ गई। स्वदेशी कपड़ा मिले, साबुन, माचिस की फैक्ट्रियां, स्वदेशी बैंक और बीमा कंपनियां खोली गईं। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की। तमिलनाडु के तुतुकोरिन में B.O. चिंदरम पिल्लई ने अंग्रेजों को टक्कर देने के लिए विदेशी स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी से खुद का राष्ट्रीय जहाजरानी उद्योग, शिपिंग लाइन शुरू किया। इस समय भारतीय व्यापारियों में मुनाफे से ज्यादा देशभक्ति का जज्बा था। और आगे क्या हुआ? पांचवा क्या तरीका था? तो सांस्कृतिक और वैज्ञानिक जगत में क्रांति। साहित्य, रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद दास आदि ने जोश से भरे देशभक्ति गीत लिखे। इसी दौरान टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला, मेरा सोने का बांग्ला लिखा, जो आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने स्वदेशम गीतम की रचना की। चित्रकला, अवेंद्रनाथ टैगोर, टेक्स्ट में सुधारा गया नाम, ठीक है, अवेंद्रनाथ टैगोर ने कला पर हावी विक्टोरियन शैली को तोड़कर अजंता, मुगल और राजपूत शैली से प्रेरणा लेकर भारतीय चित्र बनाए। महान कलाकार नंदलाल बोस ने 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की पहली स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति जीतने का गौरव हासिल किया। विज्ञान, जगदीश चंद्र बसु, J.C. बोस और प्रफुल्ल चंद्र राय जैसे वैज्ञानिकों ने महान खोजें की जिनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। मुख्य विचार इसके अलावा क्या रहे? परीक्षा में रामबाण की तरह काम करते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज अथवा स्वशासन स्वधर्म के लिए आवश्यक है। स्वराज के बिना न कोई सामाजिक सुधार हो सकता है, न कोई औद्योगिक प्रगति हो सकती है, न कोई उपयोगी उपलब्धि, न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता होती है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि स्वदेशी ने अपने चरमोत्कर्ष
उत्कर्ष यानी पीक के दिनों में हमारी सामाजिक और घरेलू जिंदगी के चित्रों को रंगों से भर दिया था। थोड़ा सा स्वदेशी आंदोलन एक नज़र में देख लेते हैं तो मुख्य बिंदु क्या क्या रहे। तो सार्वजनिक घोषणा दिसंबर 1903 लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुई। आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल से हुई। विभाजन पर प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में और राखी दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल के बाहर के नेता तिलक मुंबई और पुणे, लाला लाजपत राय पंजाब, हैदर राजा दिल्ली और चिदम्बरम पिल्लई मद्रास। शैक्षणिक विजय 15 अगस्त 1906 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। औद्योगिक गौरव स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी चिदम्बरम पिल्लई और बंगाल केमिकल्स पीसी रॉय ने शुरू किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जन भागीदारी का दायरा कौन कौन आंदोलन में कूदा, देखते हैं एक नज़र में। तो इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह थी कि इसने भारतीय समाज के उन हिस्सों को जगा दिया जो अब तक राजनीति से दूर थे, जैसे कि विद्यार्थी सबसे आगे और निडर मैदान में उतरे। स्वदेशी आंदोलन के कारण पहली बार बहुत बड़ी संख्या में छात्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने स्वदेशी सामान अपनाया और विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों के आगे धरने यानी पिकेटिंग की दिए। कहाँ कहाँ फैले ये आंदोलन, तो बंगाल, महाराष्ट्र, विशेषकर पूना के अलावा दक्षिण भारत के गुंटूर, मद्रास, सलेम जैसे इलाकों में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेजों का दमन चक्र, ठीक है, सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्रूर रास्ते अपनाए। जिस स्कूल या कॉलेज के छात्र आंदोलन में जाते उस संस्थान की सरकारी सहायता और वजीफे स्कॉलरशिप रोक दिए जाते और छात्रों पर भारी जुर्माना लगाया जाता। उन्हें गिरफ्तार करके जेल में अमानवीय यातनाएं दी गईं और सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य वैन घोषित कर दिया गया। ठीक है, जज्बा इतना था कि इतनी प्रताड़ना के बावजूद भी छात्रों का हौसला नहीं टूटा और वे डटे रहे। महिलाएं, इस आंदोलन में महिलाएं भी कूदी। घर की चारदीवारी से बाहर इस आंदोलन का ऐतिहासिक प्रभाव यह हुआ कि घरों की चारदीवारी में बंद रहने वाली महिलाएं, विशेषकर शहरी मध्यम वर्ग की महिलाएं बाहर निकल आईं। उन्होंने पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जुलूसों, सभाओं, विदेशी सामानों के विरोध प्रदर्शनों में खुलकर भाग लिया। आगे चलकर यही महिलाएं स्वतंत्रता संग्राम की रीढ़ बनी। मुस्लिम समाज मिला जुला रुख रहा आंदोलन के साथ। कई राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं ने आंदोलन का पूरा साथ दिया, जिसमें बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन गजनबी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नाम प्रमुख हैं। आंदोलन से दूरी भी रखी, लेकिन उच्च न्यायालय और मध्यम वर्ग के ज़्यादातर मुस्लिम नेता आंदोलन से दूर रहे या उन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने विभाजन का समर्थन किया, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें लालच दिया था कि पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का दबदबा बढ़ेगा। अंग्रेजों ने कांग्रेस के विरोध में एक मोर्चा खड़ा करने के लिए नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां जैसे प्रतिक्रियावादी तत्वों को बढ़ावा दिया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ये सब डेट्स याद रखिए, कब किसका स्थापना हुआ, कब कौन स्टार्ट हुआ, कब कौन खत्म हुआ, कब किसने क्या त्यागा, किसने क्या बोला, ये सब एकदम ना याद रखिएगा। ठीक, फिर से सुनिए, स्लो करके सुनिए अगर आपको मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धार्मिक प्रतीकों का असर भी हुआ। स्वदेशी आंदोलन के दौरान नेताओं ने जनता को जोड़ने के लिए हिंदू उत्सवों जैसे शिवाजी उत्सव, गंगा स्नान, देवी देवताओं की कस्में खाना जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया। इस धार्मिक रंगत ने भी अनजाने में कई मुसलमानों को आंदोलन से दूर कर दिया। श्रमिक असंतोष और मजदूर संगठन लेबर स्ट्राइक्स। इस दौर में केवल आर्थिक बहिष्कार ही नहीं हुआ, बल्कि विदेशी कंपनियों के खिलाफ मजदूरों ने बड़े पैमाने पर हड़तालें की। बर्न कंपनी की हड़ताल सितंबर 1905। हावड़ा की बर्न कंपनी में काम करने वाले 247 बंगाली क्लर्कों यानी बाबू ने नए अपमानजनक काम के नियमों के खिलाफ नौकरी छोड़ दी। जनता ने उनका नायक की तरह स्वागत किया। प्रिंटर्स यूनियन 21 अक्टूबर 1905। सरकारी छापेखाने, प्रेस में एक बड़ी हड़ताल के बीच इस यूनियन का गठन हुआ। रेलवे और जूट मिले। जुलाई 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे के कर्मचारियों की हड़ताल के बाद रेलवे मेंस यूनियन बनी। 1905 से 1908 के बीच जूट पटसन मिलों में लगातार हड़तालें हुई, जिससे 18 में से 18 कारखाने प्रभावित हुए। अन्य क्षेत्रों में दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम शिवा और चिदम्बरम पिल्लई ने विदेशी स्वामित्व वाली जूट मिलों में सफल हड़ताल कराई। पंजाब के रावलपिंडी में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के नेतृत्व में रेलवे और शस्त्रागार
में कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। नोट, हालांकि 1908 की गर्मियों के बाद राष्ट्रवादियों की रुचि मजदूर आंदोलन में अचानक कम हो गई, जो बाद में सीधे 1919 से 22 के असहयोग आंदोलन के समय में दोबारा जागी। सामाजिक आधार का सच, कुल मिलाकर इस आंदोलन का सामाजिक आधार बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं हो सका। यह मुख्य रूप से जमींदारों के एक हिस्से और छात्रों, महिलाओं और शहरों व कस्बों के निम्न मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल क्लास तक ही सीमित रहा। यह बहुसंख्यक किसानों, मुस्लिम आबादी को पूरी तरह से अपने साथ नहीं जोड़ पाया। आंदोलन का अंत और मूल्यांकन करते हैं। बंगाल विभाजन का रद्द होना 1911। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, बम और पिस्तौल की राजनीति के बढ़ते डर से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार 1911 में बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया, लेकिन इसके साथ ही दो बड़े फैसले और आए। भारत की राजधानी को कलकत्ता से बदलकर दिल्ली लाने की घोषणा की गई। चूंकि दिल्ली मुस्लिम संस्कृति का केंद्र थी, फिर भी मुस्लिम इस फैसले से ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि वे विभाजन रद्द होने से दुखी थे। बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग कर दिया गया और असम को एक अलग प्रांत बना दिया गया। स्वदेशी आंदोलन की विफलता, फेलियर के कारण 1908 आते आते आंदोलन का शुरुआती जोश ठंडा पड़ गया। इसके मुख्य कारण थे कड़ा दमन ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज, जेल, पाबंदियों का बेहद क्रूर रूप दिखाया, अपनाया। संगठन का अभाव भी रहा। यह आंदोलन किसी एक मजबूत पार्टी या केंद्रीय अनुशासन के तहत नहीं चल रहा था। इसमें असहयोग और सत्याग्रह के सिद्धांत तो थे, लेकिन उन्हें लागू कराने का कोई व्यक्तिगत ढांचा नहीं था। नेतृत्वहीन, लीडरशिप लेस, ठीक है, होना। 1908 तक ज्यादातर बड़े नेता या तो जेल में थे या देश से बाहर यानी निर्वासित कर दिए गए थे, निकाल दिए गए थे। इसी समय अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। सूरत विभाजन 1907। कांग्रेस के भीतर नरम दल गरम दल के आपसी झगड़े के कारण 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस टूट गई, जिससे पूरे आंदोलन की ताकत आधी रह गई। सीमित दायरा, यह आंदोलन समाज के सभी वर्गों, विशेषकर मुस्लिम और गरीब किसान में पैठ नहीं बना सका। आंदोलन की ऐतिहासिक उपलब्धियां भी रही। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन भी था। आगे देखते हैं क्या उपलब्धियां रही। तो भले ही आंदोलन अपने तत्कालीन लक्ष्यों में पूरी तरह सफल नहीं रहा, लेकिन आगे की आज़ादी की लड़ाई की पूरी जमीन जो है यहीं तैयार हो गई थी। राष्ट्रवाद का तगड़ा प्रसार हुआ। इसने पहली बार छात्रों, महिलाओं और आम शहरी आबादी को राजनीति का कहरा सिखाया और देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी। भविष्य का रोड मैप तैयार हो गया। गांधी जी ने बाद में जिन हथियारों, असहयोग, धरना, सत्याग्रह का इस्तेमाल किया था, उन सब का पहला सफल प्रयोग इसी आंदोलन में हो चुका था। आयामी प्रभाव भी पड़ा। राजनीति के साथ साथ भारतीय साहित्य, विज्ञान, स्वदेशी उद्योग जैसे खुद के बैंक, मिले, फैक्ट्रियां का विकास हुआ। लोगों के मन में अंग्रेजों का डर हमेशा के लिए गायब हो गया। नरम दल और गरम दल के बीच वैचारिक टकराव। उदारवादियों यानी नरम दल की याचिका, प्रार्थना, हाथ जोड़ने की राजनीति की नीति को युवाओं ने पूरी तरह खारिज कर दिया, क्योंकि उससे कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। ठीक है, उदारवादियों की इस नीति को तो खारिज कर दिया। इसके बाद गरम दल, ठीक है, अतिवादी का उभार हुआ। हालांकि गरम दल के नेताओं में भी स्वराज को लेकर थोड़े मतभेद थे। जैसे तिलक के लिए स्वराज का मतलब सीमित स्वशासन, ब्रिटिश छत्रछाया में अपना शासन था, जबकि अरविंद घोष के लिए स्वराज का मतलब पूर्ण स्वतंत्रता था। फिर भी जनता को जोड़ने में गरम दल वाले नरम दल से कहीं आगे रहे। दोनों दलों के अंतर को आप इस आसान टेबल से समझ सकते हैं। अब बताते हैं इन दोनों में अंतर, तुलना करते हैं नरम दल और गरम दल में। ठीक है, तो नरम दल के लिए पहले देखते हैं। सामाजिक आधार जमींदार और शहरों के उच्च मध्यम वर्ग यानी डॉक्टर, वकील आदि के बीच था नरम दल। गरम दल, ठीक है, गरम दल उग्रवादी, गरमपंथ, शहरों के शिक्षित युवा, निम्न मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल क्लास के बीच। प्रेरणा स्रोत पश्चिमी उदारवादी विचार और यूरोपीय इतिहास नरम दल का। गरम दल का भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक हिंदू मूल्य। वहीं नरम दल का अंग्रेजों पर भरोसा, ब्रिटिश न्यायप्रियता में पूरा विश्वास था। गरम दल का अंग्रेजों की न्यायप्रियता में कोई विश्वास निष्ठा नहीं थी। नरम दल ब्रिटेन से संबंध मानते थे। ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए फायदेमंद मानते थे। ठीक है, ब्रिटेन के साथ संबंध रहने से
ये फायदेमंद मानते थे नरम दल वाले। गरम दल वाले मानते थे कि ब्रिटेन के साथ संबंध रहने से भारत का आर्थिक शोषण यानी इकोनॉमिक ड्रेन कभी भी बंद नहीं होगा। वहीं नरम दल ब्रिटिश क्राउन के प्रति ब्रिटिश क्राउन के प्रति पूर्ण वफादारी रखते थे। वहीं गरम दल मानते थे कि ब्रिटिश शासन भारतीयों की वफादारी के बिल्कुल लायक नहीं है। वहीं नरम दल जनता पर विश्वास सोचते थे कि आंदोलन केवल जो है पढ़े लिखे वर्ग तक रहे, क्योंकि आम जनता कभी भी राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। वहीं गरम दल मानते थे कि आम जनता की शक्ति, ऊर्जा, त्याग करने की क्षमता पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, उनको भरोसा था। ठीक वहीं नरम दल मुख्य मांग सरकारी नौकरियों में भारतीयों की संख्या बढ़ाना और संवैधानिक सुधार, कानून के दायरे में बदलाव। वहीं गरम दल भारतीय दुर्दशा को जड़ से खत्म करने के लिए सीधे स्वराज की मांग करता था। नरम दल लड़ाई का तरीका केवल संवैधानिक दायरे, कानून के अंदर में रहकर प्रार्थना पत्र प्रस्ताव पास करना। गरम दल लक्ष्य पाने के लिए जरूरत पड़ने पर गैर संवैधानिक तरीकों जैसे विदेशी सामान का बहिष्कार, अहिंसक प्रतिरोध और हड़ताल जैसे चीजों से परहेज नहीं करना। नरम दल शिक्षा और संस्कृति, पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी भाषा, सभ्यता के समर्थक। वहीं गरम दल भारतीय त्योहारों, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी प्रेस और भारतीय साहित्य के कट्टर समर्थक थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उग्र राष्ट्रवाद की सीमाएं, भावनाओं के शिकार और धार्मिक रंगत। गरम दल लाल बाल पाल के नेताओं ने गरम दल के नेताओं ने जनता में देशभक्ति को कूट कर भर दी, लेकिन उनके तौर तरीकों में कुछ ऐसी कमियां रह गईं जिसका अंग्रेजों ने फायदा उठाया। परंपरा और रूढ़िवादी विचार। गरम दल के नेता कई बार भावनाओं में बह गए और उनके कुछ पारंपरिक विचार आंदोलन के रास्ते में बाधा बन गए। तिलक जी के कुछ फैसले जैसे सहमति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध। इस कानून के जरिए सरकार ने लड़कियों की शादी न्यूनतम 12 वर्ष तक तय की थी। बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि सामाजिक सुधार भारतीय खुद करेंगे, अंग्रेज हमारे धर्म या समाज में दखल न दे। लेकिन इससे समाज के सुधारवादी लोग नाराज हो गए। धार्मिक उत्सवों का राजनीतिक उपयोग। तिलक जी ने जनता को इकट्ठा करने के लिए गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाना शुरू किया। साथ ही उन्होंने गौवध, गाय काटने पर प्रतिबंध का समर्थन किया। नतीजा, छवि पर असर। इन कदमों के कारण मुस्लिम समाज में संदेश गया कि यह आंदोलन केवल हिंदुओं का है। बिपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष ने भी हिंदू राष्ट्रवादी हितों का प्रचार किया। ठीक है। नुकसान, इस धार्मिक रंगत में बहुसंख्यक मुस्लिम समाज आंदोलन से दूर कर दिया। राजनीति और धर्म का यह अस्वस्थ मिश्रण, अनहेल्दी मिक्सचर, आगे चलकर भारत के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द, सांप्रदायिकता और विभाजन के रूप में सामने बन गया। ठीक है। आगे, कांग्रेस का सूरत विभाजन। दिसंबर 1907, जब देश में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, बम पिस्तौल की राजनीति धीरे धीरे गति पकड़ रहा था, ठीक उसी समय दिसंबर 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में ऐतिहासिक फूट पड़ गई। इसके पीछे दो अलग अलग विचारधाराओं की आपसी लड़ाई थी। मतभेदों की शुरुआत होती है 1905 का बनारस अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, नरमपंथी नरम दल के नेता। यहाँ नरम दल के मतभेद खुलकर सामने आए। तिलक जी की मंशा, तिलक चाहते थे कि स्वदेशी और विदेशी सामानों के बहिष्कार आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित न रखकर पूरे देश में फैलाया जाए। वो इसमें सरकारी नौकरियों, अदालतों, विधानसभाओं के बहिष्कार को भी जोड़कर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना चाहते थे। नरम दल का रुख था कि उदारवादी लोग जो है नेता, वो इस आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। अंग्रेजों के साथ पूर्ण असहयोग करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। वे केवल कानूनी तरीके से विरोध करना चाहते थे। बीच का रास्ता क्या निकला? अंत में एक बीच का रास्ता निकाला गया जिसमें लॉर्ड कर्जन की गलत नीतियों की आलोचना की गई और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस तरह 1905 में विभाजन तो टल गया। कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1906 में। तानातानी बढ़ गई। 1906 में देश में सांप्रदायिक दंगे, उग्रवाद बढ़ रहा था, जिससे नरम दल का प्रभाव थोड़ा कम हो गया। गरम दल वाले चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बने, लेकिन नरम दल ने इसके जवाब में डॉक्टर रासबिहारी घोष का नाम आगे बढ़ा दिया। दादा भाई नौरोजी संकटमोचन बने। विवाद बढ़ता देख दादा भाई नौरोजी सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिए गए।
क्योंकि उनका सम्मान दोनों दल करते थे। बड़ी उपलब्धियां, इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मन से स्वराज स्वशासन शब्द का इस्तेमाल किया गया। साथ ही स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन में प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन स्वराज की कोई साफ परिभाषा नहीं दी गई, जिसमें दोनों पक्षों में बहस बढ़ गई। सूरत का धमाका हो गया। सूरत में अधिवेशन हुआ। 1907 में विभाजन पक्का हो गया। इसमें कलकत्ता अधिवेशन से उत्साहित होकर गरम दल के नेता पूरे देश में विधान सभाओं और नगर निकायों के बहिष्कार की मांग करने लगे। दूसरी तरफ नरम दल वाले घबरा रहे थे कि गरम दल के इस आक्रामक रुख के कारण अंग्रेज कांग्रेस को कुचल देंगे। स्थान को लेकर लड़ाई हुई। गरम दल चाहता था कि 1907 का अधिवेशन नागपुर मध्य प्रांत में हो, तिलक या लाला लाजपत राय जो है अध्यक्ष बने। नरम दल ने चालाकी से अधिवेशन की जगह बदलकर सूरत तय कर दी। नियम यह था कि मेजबान प्रांत यानी होस्ट प्रोविंस का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकता। चूंकि सूरत उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था और वह तिलक का गृह प्रांत था, इसलिए तिलक रेस से बाहर हो गए। अरियल रुख। नरम दल ने रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया और कलकत्ता अधिवेशन पास हुए स्वदेशी बहिष्कार के प्रस्तावों को वापस लेने की मांग की। ठीक है, दोनों पक्षों ने अरियल रुख अपना लिया। कोई समझौता नहीं हुआ और कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गई। विभाजन के बाद सरकार का दमन चक्र। कांग्रेस के बढ़ते ही अंग्रेजों का काम आसान हो गया। उन्होंने गरम दल पर चौतरफा हमला बोल दिया। 1907 से 11 के बीच आंदोलन को कुचलने के लिए 5 खतरनाक कानून बनाए उन्होंने। बढ़ते हैं, कानून की बात करते हैं। राजद्रोही सभा अधिनियम 1907, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, फौजदारी कानून संशोधित अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, तिलक जी को जेल 1908 में। मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी द्वारा बम फेंकने की घटना पर तिलक जी ने अपने अखबार केसरी में लिखा। उन्होंने लिखा कि बम फेंकना गलत है, लेकिन सरकार को समझाना चाहिए कि इंसानी सब्र की भी एक सीमा होती। समझना चाहिए कि इंसानी सब्र की भी एक सीमा होती है। अगर बम रोकना है तो लोगों को स्वराज देना शुरू करो। सजा ये हुई कि सरकार ने तिलक पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया, 1000 रुपए का जुर्माना लगाया और 6 साल के लिए बर्मा की मांडले जेल भेज दिया। आंदोलन ठंडा पड़ गया। इसी समय बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष ने राजनीति छोड़ दी। लाला लाजपत राय विदेश चले गए। गरम दल नेतृत्वहीन हो गया और 1908 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन कुछ समय के लिए बिल्कुल ठंडा पड़ गया, जो दोबारा 1914 में तिलक की रिहाई के बाद ही उठा। ठीक है, अंग्रेजों की रणनीति, अवरोध, सांत्वना और दमन। अंग्रेजों ने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए 3 स्टेप्स फार्मूला अपनाया। अवरोध, रिप्रेशन, सबसे पहले गरम दल के नेताओं का कड़ा दमन किया ताकि नरम दल वाले डर जाएं। सांत्वना, कॉन्सिलिएशन, फिर नरम दल के नेताओं को पुचकारा, आश्वासन दिया कि तुम गरम दल से दूर रहोगे तो हम तुम्हें कानूनी सुधारों का तोहफा देंगे। दमन, सप्रेशन, जैसे ही नरम दल वाले गरम दल से अलग हुए, अंग्रेजों ने गरम दल को पूरी तरह कुचल दिया। बाद में नरम दल वालों को भी अंगूठा दिखा दिया। दोनों दल इस जाल में फंस गए, नहीं समझ पाए अंग्रेजों की चाल को। आगे बढ़ते हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नरम दल को खुश करने के लिए, मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रखने के लिए तत्कालीन भारत सचिव जॉन मार्ले, ठीक है, मार्ले, वायसराय लॉर्ड मिंटो ने मिलकर यह सुधार पेश किया। बैकग्राउंड क्या था? मुस्लिम लीग की भूमिका। शिमला प्रतिनिधिमंडल अक्टूबर 1906 आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों का एक विशिष्ट वर्ग वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। उन्होंने मांगा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, सेपरेट इलेक्टोरेट दी जाए और आबादी से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि वे साम्राज्य की सेवा करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। ढाका में नवाब सलीमुल्लाह मोहसिन उल मुल्क व वकार उल मुल्क ने मुस्लिम लीग बनाई, जो जल्द ही अंग्रेजों की चहेती बन गई, क्योंकि वह मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रख रही थी। अधिनियम की मुख्य बातें, फीचर्स क्या था? सीटों में वृद्धि, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी बहुमत तो दिया गया, लेकिन उसमें गवर्नर द्वारा नॉमिनेटेड लोग ज़्यादा थे, इसलिए असली ताकत अंग्रेजों के पास ही रही। चुनाव का तरीका क्या था? चुनाव सीधे नहीं होते थे। आम जनता स्थानीय निकायों को चुनती थी। ठीक है, यानी चुनाव का तरीका, चुनाव सीधे नहीं होते थे। आम जनता स्थानीय निकायों को चुनती थी। स्थानीय निकाय प्रांतीय सदस्यों को चुनते थे और प्रांतीय सदस्य फिर केंद्रीय सदस्यों को चुनते थे। समझ गए? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली, सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत इस अधिनियम का सबसे खतरनाक हिस्सा था। इसके तहत मुस्लिम सीटों के लिए केवल मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो सकते थे। उन्हें केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकते थे। इसके अलावा मुसलमानों को वोट देने के लिए टैक्स और संपत्ति की योग्यता भी हिंदुओं से
कम रखी गई, यानी गरीब मुसलमान भी वोट दे सकता था, लेकिन हिंदू अमीर होना चाहिए अगर हिंदू वोट दे तो। अधिकारों में थोड़ी वृद्धि, सदस्यों को बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने, जनहित के प्रस्ताव रखने का अधिकार मिला, लेकिन गवर्नर जनरल के पास किसी भी प्रस्ताव को वीटो खारिज करने की अंतिम शक्ति थी। कार्यकारिणी में भारतीय वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारिणी में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया। पहले भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा जी थे, याद रखिएगा इनका नाम। बड़े नेताओं के ऐतिहासिक कथन क्या क्या है वो भी देख लेते हैं, एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है। इस सुधार के दूरगामी परिणाम इतने घातक थे कि हमारे इतिहास के बड़े दिग्गजों ने इस पर कड़े प्रहार किए। लॉर्ड मिंटो को लिखे पत्र में कहता है कि याद रखना, हम इस सुधार पृथक निर्वाचन के जरिए नाक के दांत, ठीक ना, स्वयं ड्रैगन्स टीथ बो रहे हैं और इसकी फसल बहुत कड़वी और भीषण होगी। यानी अंग्रेज खुद जानते थे कि वे भारत के टुकड़े करने के बीज बो रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, मुसलमानों के चारों ओर एक राजनीतिक घेराबंदी कर दी गई है जिसने उन्हें बाकी भारत से अलग कर दिया। शुरुआत में यह घेरा छोटा था, लेकिन धीरे धीरे इसने पूरे राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को प्रभावित करना शुरू कर दिया। इसका असर बिल्कुल वैसा ही था जैसे कैंसर धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को नष्ट कर देता है। के मुंशी कहते हैं कि मार्लिमेंटो सुधारों ने भारत में उभरते हुए लोकतंत्र डेमोक्रेसी का गला घोट दिया है, उसे जान से मार डाला है। मोंटफोर्ड रिपोर्ट में कहा गया कि 1909 के इन सुधारों से भारत की राजनीति समस्या का कोई हल नहीं निकला, ना ही कभी निकल सकता था। तो 1909 के सुधारों का मूल्यांकन करते हैं, यह सुधार था या धोखा था। तो 1909 के सुधारों से भारत की राजनीतिक समस्याओं का कोई हल नहीं निकला। इसने जनता को दिखाने के लिए प्रतिनिधि सरकार यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का नाटक तो किया, लेकिन पर्दे के पीछे असली ताकत अपने पास ही रखी। लॉर्ड मॉर्ले का असली चेहरा भारत स्वशासन के लायक नहीं। कांग्रेस हर साल स्वशासन सेल्फ रूल की मांग करती रही, लेकिन भारत सचिव लॉर्ड मॉर्ले ने इसे साफ तौर पर ठुकरा दिया। उसने स्पष्ट कहा कि वह भारत में ब्रिटिश जैसी संसदीय व्यवस्था या जिम्मेदार सरकार बनाने के सख्त खिलाफ है। लॉर्ड मॉर्ले का बयान था, यदि कोई यह सोचता है कि इन सुधारों से भारत में सीधे तौर पर या भविष्य में कभी संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम स्थापित करने में मदद मिलेगी, तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं होगा। यानी अंग्रेज साफ कह रहे थे कि हम तुम्हें कभी आज़ाद या खुद का शासन चलाने नहीं देंगे। अंग्रेजों का असली मकसद फूट डालो और राज करो। वास्तव में 1909 के सुधारों का मुख्य उद्देश्य कोई भलाई करना नहीं था, बल्कि इसके पीछे 3 चालें थीं। पहला, राष्ट्रवादियों में फूट, गरम दल नरम दल के बीच खाई को और बढ़ाना और नरमपंथियों यानी उदारवादियों को भ्रम में रखना। राष्ट्रीय एकता को तोड़ना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यानी सेपरेट इलेक्टोरेट लाकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत का बीज बोना। राष्ट्रवाद के उफान को रोकना, नरमपंथियों और मुसलमानों को कुछ छोटे मोटे लालच देकर आज़ादी की उठती हुई आवाज़ को दबाना। एक कड़वा सच, सरकार और मुस्लिम नेताओं के बीच जब भी बातचीत होती थी तो उसका मुख्य विषय केवल पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट ही रहता था, लेकिन इस व्यवस्था से आम मुसलमानों का कोई भला नहीं हुआ, केवल कुछ अमीर ऊंचे वर्ग मुस्लिम नेताओं को ही फायदा मिला। चुनाव नहीं, छलनी से छलने का मजाक था। 1909 के अधिनियम के तहत जो चुनाव प्रणाली यानी वोटिंग सिस्टम अपनाई गई वह इतनी पेचीदा घुमावदार थी कि आम जनता की कोई सीधी भूमिका ही नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने इसे छलनी से छलने वाले प्रक्रिया कहा था। ठीक, सबसे पहले आम जनता के कुछ गिने चुने लोग मिलकर स्थानीय निकायों यानी लोकल बॉडीज, म्यूनसिपैलिटीज के सदस्यों को चुनते थे। यह स्थानीय यानी स्टेप 2 में क्या हुआ कि स्थानीय निकाय के सदस्य मिलकर एक चुनाव मंडल इलेक्टोरल कॉलेज चुनते थे। फिर ये चुनाव मंडल मिलकर प्रांतीय परिषदों यानी प्रोविंशियल काउंसिल्स के सदस्यों को चुनता था और अंत में प्रांतीय परिषदों के सदस्य मिलकर केंद्रीय परिषद सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को चुनते थे। तो सीधे तौर पे चुनाव होता ही नहीं था। नतीजा क्या हुआ? आम जनता और देश के सबसे बड़े नीति निर्माता
सेंट्रल लीडर्स के बीच कोई सीधा संबंध ही नहीं था। यह लोकतंत्र का सिर्फ एक दिखावा था, ठीक है। बिना जिम्मेदारी का संसद था, बिना लगाम का घोड़ा था। अंग्रेजों ने भारतीयों को विधानसभाओं में बैठकर बहस करने की आज़ादी तो दे दी, लेकिन कोई जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, ठीक। भारतीय नेता सरकार की गलत नीतियों पर केवल चिल्ला सकते थे, भाषण दे सकते थे, लेकिन सरकार को बदल नहीं सकते थे। गवर्नर जनरल के पास अंतिम वीटो पावर थी, वह किसी भी बात को खारिज कर सकता था। नतीजा क्या? भारतीय नेताओं ने विधानमंडलों को सरकार की कड़ी आलोचना करने का एक मंच बना लिया। गोपाल कृष्ण गोखले का बेहतरीन काम इस विपरीत परिस्थिति में भी गोपाल कृष्ण गोखले जैसे दूरदर्शी भारतीय नेता ने इस मंच का देश हित में बहुत शानदार उपयोग किया। उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर देश के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन की मांग उठाई। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी क्रूर नीतियों की खुलकर धज्जियां उड़ाई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों और नस्लवाद के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने के लिए इस मंच का इस्तेमाल किया। निष्कर्ष क्या निकला? प्रभाव मिला पर शक्ति नहीं मिली। भले ही इस अधिनियम में कुछ बातें पहली बार हुई हैं, जैसे कि भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को कागजों पर मान्यता मिली। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद में पहली बार किसी भारतीय यानी सत्येंद्र सिन्हा को जगह मिली। सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने के लिए सीमित अधिकार मिले, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर ये सुधार शून्य था, नेग्लिजिबल था, क्योंकि आप सिर्फ प्रश्न पूछ सकते थे, आप बहस कर सकते थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते थे। नाम मात्र के सुधार हुए। जनता को केवल नाम की चीजें मिली, असलियत में कुछ नहीं। भारतीयों को थोड़ा प्रभाव, इन्फ्लुएंस तो मिला, लेकिन असली शक्ति, पावर नहीं मिला, ठीक है। करवाहट बढ़ी। अंग्रेजों ने जिम्मेदारी किसी और वर्ग को दी और शक्ति अपने पास रखी। इसके कारण विधानसभा, लेजिस्लेचर और कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव के बीच करवाहट बहुत ज्यादा बढ़ गई और सरकार व भारतीयों के रिश्ते बदतर हो गए। मांगा क्या था, मिला क्या? भारतीयों ने मांगा था स्वशासन, सेल्फ रूल। अंग्रेजों ने उन्हें थमा दी हितवादी निरंकुशता, ठीक है। यानी हम राजा हैं, निरंकुश रहेंगे, हम दिखाएंगे कि हम तुम्हारी भलाई कर सकते हैं, बस। सबसे बड़ा कथन जो बोलते हैं वो महात्मा गांधी बोलते हैं, ठीक है, कि इन सुधारों की असलियत को महात्मा गांधी ने मात्र एक लाइन में स्पष्ट कर दिया था, जिसे हम भारतीय को याद रखना चाहिए कि मॉर्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। ये बात याद रखिएगा। किसने बोला था? महात्मा गांधी। तो ये हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। इस डिस्कशन के बाद हमारा हिस्ट्री का ये चैप्टर खत्म होता है। अगले डिस्कशन में हिस्ट्री के किसी अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, मॉक टेस्ट मत छोड़िएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सफलता चाहिए तो मैं सच बता रहा हूँ, पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, आप मॉक नहीं दे रहे हैं, आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो आपके तैयारी का इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है, नहीं पता चल रहा आपकी तैयारी कैसी है। मैं बता रहा हूँ, आप दुनिया भर की चीज़ें पढ़ के जाइए, खूब रट के जाइए, 4-4 बार रिवीजन करके जाइए, लेकिन आप एग्जाम हॉल में नहीं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आपने मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस नहीं किया होगा। तो बात मेरी मार्क कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।